हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू शर्मा, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। आज के ई लेक्चर के अंदर हम EL 302 एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट का चैप्टर 1 8086 माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करेंगे। 8086 माइक्रो प्रोसेसर एक 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसे हम 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो ALU है वो 16 बिट डाटा की प्रोसेसिंग कर सकता है। ALU दो 16 बिट नंबर्स को ऐड कर सकता है, सब्सट्रैक्ट कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, यानी कि दो 16 बिट नंबर्स पर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। इसकी जो एड्रेस बस है उसके अंदर 20 लाइंस हैं, जिसे हम A0 से लेके A19 कहते हैं, इसलिए ये 2 to the power 20 मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर सकता है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस बस के अंदर 20 लाइंस हैं, इसलिए हम इसके साथ 2 to the power 20 साइज की मेमोरी, जो कि होती है करीब 1 मेगाबाइट मेमोरी, को हम काम में ले सकते हैं। इसकी जो डाटा बस है उसके अंदर 16 लाइंस हैं और 16 लाइंस के द्वारा हम मेमोरी से 16 बिट को एक साथ रीड या राइट कर सकते हैं। इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 5 से 10 मेगाहर्ट्ज तक हो सकती है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं। ये 3 टेक्निक्स हैं: मेमोरी सेगमेंटेशन, मेमोरी इंटरलीविंग और पाइपलाइनिंग। तो प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए 8086 माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी सेगमेंटेशन, मेमोरी इंटरलीविंग व पाइपलाइनिंग को सपोर्ट करता है। मेमोरी सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि जो हमारी 1 मेगाबाइट की मेमोरी है उसको हमने सेगमेंट्स में डिवाइड किया है और हर सेगमेंट का जो हमने साइज रखा है वो है 64 KB। तो टोटल सेगमेंट्स कितने होंगे? जो मेमोरी है उसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास 20 लाइंस है, 2 to the power 20, और 64K को एड्रेस करने के लिए हमें 16 लाइंस की जरूरत होती है, यानी कि 2 to the power 16। जब 2 to the power 20 को 2 to the power 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 to the power 4, जो कि 16 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो हमारी 1 मेगाबाइट की मेमोरी थी उसको 16 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है और हर सेगमेंट का जो साइज है वो है 64K। नेक्स्ट, 8086 माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी इंटरलीविंग को सपोर्ट करता है और मेमोरी इंटरलीविंग के कारण ही हम 16 बिट डाटा को एक मशीन साइकिल में रीड और राइट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि हर मेमोरी लोकेशन के अंदर 1 बाइट डाटा स्टोर होता है और 16 बिट डाटा या 16 बिट वैल्यू दो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर की जाती हैं। तो अगर मेमोरी इंटरलीविंग काम में नहीं लें तो 16 बिट डाटा रीड या राइट करने के लिए हमें दो मशीन साइकिल्स की जरूरत पड़ेगी। मेमोरी इंटरलीविंग का मतलब ये है कि हमने जो हमारा 1 मेगाबाइट की मेमोरी थी उसे दो बैंक्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक बैंक को हम कहते हैं इवन बैंक और दूसरे को कहते हैं ऑड बैंक। इवन बैंक के अंदर सभी वो मेमोरी लोकेशन होंगी जिसका एड्रेस इवन है और ऑड मेमोरी बैंक के अंदर वो मेमोरी लोकेशंस होंगी जिनका एड्रेस ऑड है। जैसे इस फिगर के अंदर शो किया है कि इस मेमोरी के अंदर इवन बैंक के अंदर सारे एड्रेसेस इवन हैं और ऑड मेमोरी बैंक के अंदर सारे एड्रेसेस ऑड हैं, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। और यहाँ देखिए 000 20 बिट का एड्रेस है जिसको हेक्साडेसिमल के 5 डिजिट से शो किया है, तो एड्रेस हो गया 000। नेक्स्ट है 0001 जो कि ऑड में चला गया
उसके बाद 1 के बाद 2 फिर से इवन मेमोरी बैंक के अंदर है, 3 हमारा ऑड के अंदर है, 4 इवन के अंदर, 5 ऑड के अंदर। तो इस तरह से हमने मेमोरी को दो बैंक्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, इवन और ऑड। जो हमारी डाटा बस है उसकी जो शुरू की 8 लाइन्स है D7 से लेके D0, उसे हमने इवन मेमोरी बैंक के साथ कनेक्ट किया है और नेक्स्ट 8 लाइन्स D8 से D15 को हमने ऑड मेमोरी बैंक के साथ कनेक्ट किया है। और जब हम ये दोनों मेमोरी बैंक को एक साथ एनेबल कर देते हैं, उस केस के अंदर हम दोनों मेमोरी बैंक से एक एक बाइट को रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं, यानी कि 16 बिट डाटा को एक साथ रीड और राइट किया जा सकता है। जो हमारा इवन मेमोरी बैंक है उसके लिए A0 की वैल्यू 0 है और इस मेमोरी बैंक को एनेबल करने के लिए हम A0 एड्रेस लाइन को यूज करते हैं, यानी कि ये मेमोरी बैंक को से हम डाटा रीड और राइट उसी केस में कर सकते हैं जब A0 की वैल्यू 0 है। अपर बैंक यानी कि ऑड मेमोरी बैंक को से डाटा को रीड और राइट करने के लिए हम एक सिग्नल काम में लेते हैं जिसको हम कहते हैं बस हाई एनेबल। BHE फुल फॉर्म है बस हाई एनेबल। और इस मेमोरी बैंक को एनेबल करने के लिए यानी कि ऑड मेमोरी बैंक को एनेबल करने के लिए बस हाई एनेबल की वैल्यू को 0 कर देते हैं। जो इवन मेमोरी बैंक है उसे लोअर मेमोरी बैंक भी कहते हैं और ऑड मेमोरी बैंक को अपर मेमोरी बैंक भी कहा जाता है। और दोनों मेमोरी बैंक को एक साथ एनेबल करने के लिए A0 और बस हाई एनेबल की वैल्यू को 0 कर देते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट डाटा को एक मशीन साइकिल के अंदर उसी केस में रीड करता है जब 16 बिट में से जो पहली बाइट है उसे हमें और इवन मेमोरी बैंक में स्टोर किया है और नेक्स्ट बाइट हमारी ऑड मेमोरी बैंक के अंदर स्टोर है। जैसे हम ये माने कि जो 16 बिट की जो पहली बाइट है वो सपोज 00002 इस लोकेशन पे स्टोर है और जो नेक्स्ट बाइट है वो 0003 पर स्टोर है। ऐसे केस के अंदर दोनों मेमोरी बैंक को एक साथ एनेबल करके हम पूरे 16 बिट को एक साथ रीड और राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसके अंदर 16 बिट की जो पहली बाइट है वो ऑड लोकेशन पे स्टोर है, यानी कि सपोज हम माने कि 3 और नेक्स्ट बाइट 4 के ऊपर स्टोर है, यानी कि जो 16 बिट है वो मेमोरी लोकेशन 003 और 004 पे स्टोर है, यानी कि हमारी पहली बाइट ऑड लोकेशन पे स्टोर है और नेक्स्ट बाइट इवन पे स्टोर है। ऐसे केस के अंदर हमें दो मशीन साइकिल की आवश्यकता होगी। पहले मशीन साइकिल के अंदर हम ऑड मेमोरी बैंक को एनेबल करेंगे और यहाँ से पहली बाइट को रीड करेंगे। सेकेंड मशीन साइकिल के अंदर इवन मेमोरी बैंक को एनेबल करेंगे और नेक्स्ट बाइट को इवन मेमोरी बैंक से रीड किया जाएगा। जैसे यहाँ शो किया है, अगर फर्स्ट बाइट ऑफ वर्ड इवन मेमोरी लोकेशन पर स्टोर है तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर एक मशीन साइकिल में पूरे 16 बिट रीड या राइट कर सकता है। लेकिन फर्स्ट बाइट अगर ऑड मेमोरी लोकेशन पर स्टोर है तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर दो मशीन साइकिल में 16 बिट रीड करेगा। पहली मशीन साइकिल में पहली बाइट रीड राइट होगी व दूसरी मशीन साइकिल में दूसरी बाइट रीड या राइट होगी। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी इंटरलीविंग को सपोर्ट करता है। इंटरलीविंग का मतलब, ये वर्ड इंटरलीविंग इसलिए आया है क्योंकि आप इवन मेमोरी बैंक के अंदर देखोगे तो यहाँ पे हर लोकेशन का जो एड्रेस है उसमें कुछ गैप आ रहा है, इसलिए हमें जैसे 0 के बाद है 2, 2 के बाद है 4, 4 के बाद होगा 6, वैसे ही ऑड के अंदर है 1, 3, 5। तो इसलिए हम टर्म काम में लेते हैं मेमोरी इंटरलीविंग। वैसे ही अगर किसी प्रोसेसर जो 32 बिट डाटा को एक ही मशीन साइकिल में एक साथ रीड करना चाहता तो हमें मेमोरी को 4 मेमोरी बैंक्स के अंदर डिवाइड करना होता। तो यहाँ पे
मेमोरी को हमने दो बैंक्स में डिवाइड किया है, एक है इवन, दूसरा है ऑड। इवन मेमोरी बैंक को एनेबल करने के लिए A0 एड्रेस लाइन को यूज करेंगे। ऑड मेमोरी बैंक को एनेबल करने के लिए बस हाई एनेबल को सिग्नल को यूज किया जाता है। इवन मेमोरी बैंक को लोअर मेमोरी बैंक भी कहा जाता है और ऑड मेमोरी बैंक को अपर मेमोरी बैंक भी कहा जाता है। डाटा बस की फर्स्ट 8 लाइंस D0 से D7 को इवन मेमोरी बैंक के साथ जोड़ा जाता है और डाटा बस की हायर 8 बिट्स यानी कि D8 से लेकर D15 को और मेमोरी बैंक के साथ कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट फीचर जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग को समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक डेयरी प्लांट है, उसके अंदर सपोज एक ही यूनिट होती और उसे ये काम करना है कि बॉटल के अंदर मिल्क भरना है, उसको कैप लगाना है और फिर उसे कैरेट के अंदर अरेंज करना है। तो अगर एक ही यूनिट द्वारा ये तीनों काम परफॉर्म किए जाते तो ज़्यादा समय लगता। तो कम समय में ज़्यादा काम को करने के लिए क्या किया कि 3 यूनिट्स काम में लिए। एक यूनिट के पास बॉटल आई, उसने में मिल्क भरा, नेक्स्ट यूनिट को पास कर दिया, नेक्स्ट यूनिट ने उसे कैप लगाया, फिर अगले यूनिट को पास कर दिया और तीसरे यूनिट ने क्या किया, उसे कैरेट में अरेंज कर दिया और जब कैरेट फिल हो गया तो उसे आगे पास कर दिया। तो इस तरह से जब हम काम को छोटे भाग में डिवाइड कर देते हैं और हर काम का हर हिस्सा एक अलग सेगमेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एक सेगमेंट जो भी काम करता है उसका जो आउटपुट होता है वो नेक्स्ट सेगमेंट को इनपुट की तरह पास कर देते हैं और क्योंकि सारे सेगमेंट्स एक साथ अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं तो ऐसे सिचुएशन को हम पाइपलाइनिंग कहते हैं। तो पाइपलाइनिंग को सपोर्ट करने के लिए 8086 का जो ब्लॉक डायग्राम है, जो आर्किटेक्चर है, उसे हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं बस इंटरफेस यूनिट, शॉर्ट फॉर्म के अंदर है BIU, और दूसरे को हम कहते हैं EU यानी कि एग्जीक्यूशन यूनिट। अब जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसका जो मेन काम है वो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं? प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि उसे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। पहले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जब तक कि प्रोग्राम के एंड तक नहीं पहुंच जाते हैं। और जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है तो प्रोसेसर को 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इंस्ट्रक्शन को फेच करना, यानी कि मेमोरी से लेकर आना, क्योंकि मेमोरी प्रोसेसर के बाहर है और जो हमारे इंस्ट्रक्शन है वो मेमोरी में स्टोर है। तो पहला स्टेप होता है मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करना, यानी कि मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रीड करके प्रोसेसर में लेकर आना। फिर होता है इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, डिकोड मतलब इंस्ट्रक्शन को समझना, और फिर होता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। तो जो हमारा बस इंटरफेस यूनिट है इसका काम क्या है? मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करना, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेकर आना, और एग्जीक्यूशन यूनिट का काम होता है इंस्ट्रक्शन को डिकोड और एग्जीक्यूट करना। तो ये हमारा 8086 का आर्किटेक्चर है। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट का काम है इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करके प्रोसेसर के अंदर लेकर आना और इंटरनल बस से होते हुए उसे एक इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर स्टोर कर देना। जो बस इंटरफेस यूनिट है उसके 3 मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, दूसरा है ये 4 सेगमेंट रजिस्टर्स जिसको हम कहते हैं ES एक्स्ट्रा सेगमेंट, CS कोड सेगमेंट, SS स्टैक सेगमेंट, DS है डाटा सेगमेंट, और जो थर्ड पार्ट है वो है 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्यू। ये जो सभी रजिस्टर्स हैं इनका साइज है 16 बिट, इसलिए यहाँ पे 0 से लेके 15 तक लिखा हुआ है।
यानी कि 16 बिट डाटा हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही एग्जीक्यूशन यूनिट के अंदर टोटल 8 16 बिट रजिस्टर्स हैं। ये 8 16 बिट रजिस्टर्स हैं AX, BX, CX, DX। SP का फुल फॉर्म है स्टैक पॉइंटर, BP का फुल फॉर्म है बेस पॉइंटर, SI का फुल फॉर्म है सोर्स इंडेक्स, DI का फुल फॉर्म है डाटा इंडेक्स। तो ये हमारे 8 16 बिट रजिस्टर्स है जिसके अंदर हम डाटा और एड्रेसेस स्टोर कर सकते हैं। जो दूसरे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कंट्रोल सिस्टम, जिसके द्वारा कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट किए जाते हैं जो कि हमें इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो यहाँ पे शो नहीं हो रखा है कि ऐसे सर्किटरी होगी जो इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर सके, एक ऐसा रजिस्टर होगा जिसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सके। साथ में है ALU, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। फिर एक 16 बिट फ्लैग रजिस्टर्स है जो अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है उसके स्टेटस को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम फ्लैग रजिस्टर का यूज करते हैं। तो जो हमारा आर्किक ब्लॉक डायग्राम है दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट का काम है इंस्ट्रक्शन को फेच करना, एग्जीक्यूशन यूनिट का काम है इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके एग्जीक्यूट करना। अब हम डिटेल में बस इंटरफेस यूनिट को देख रहे हैं कि बस इंटरफेस यूनिट इंस्ट्रक्शन को फेच करके क्यू के अंदर स्टोर कर रही है। जो क्यू का साइज है वो है 6 बाइट का है, जैसे यहाँ शो किया गया है 6 बाइट्स 1 2 3 4 5 6। तो फेच करके 6 बाइट के क्यू के अंदर स्टोर करना। बस इंटरफेस यूनिट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, 4 सेगमेंट रजिस्टर जो कि हैं कोड सेगमेंट रजिस्टर CS, डाटा सेगमेंट रजिस्टर DS, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर ES, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर SS और इंस्ट्रक्शन क्यू। जो बस इंटरफेस यूनिट है वो 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है। 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए वो कोड सेगमेंट रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को यूज करता है और इनकी वैल्यूज को वो आपस में ऐड करता है। इसीलिए यहाँ देखिए कि बस इंटरफेस यूनिट के अंदर ये समेशन मार्क है। ये दो 16 बिट रजिस्टर CS, एक सेगमेंट रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू को ऐड करके 20 बिट एड्रेस जनरेट किया जाता है और ये 20 बिट एड्रेस बस पे प्लेस करते हैं जहां से उस लोकेशन से हम इंस्ट्रक्शन को फेच करके इस क्यू के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो जो बस इंटरफेस यूनिट का एक मेन काम क्या है, 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट करना। फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए वो कोड सेगमेंट और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को यूज करता है और इस 20 बिट फिजिकल एड्रेस की हेल्प के द्वारा वो मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा को रीड या राइट कर सकता है। जो 6 बाइट क्यू है, जो अब हम बस इंटरफेस यूनिट के पार्ट्स को देख रहे हैं। पहला पार्ट जो हमने लिया है वो है 6 बाइट क्यू। तो 6 बाइट क्यू के अंदर बस इंटरफेस यूनिट 6 बाइट तक इंस्ट्रक्शन बाइट को प्री फेच यानी कि फेच करके क्यू में स्टोर करता है। क्यू एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रजिस्टर सेट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि जो भी बाइट हमने पहले रीड की है वो ही पहले एग्जीक्यूशन यूनिट द्वारा रीड की जाएगी। जो हमने मेमोरी से सेकंड बाइट रीड करी, एग्जीक्यूशन यूनिट उसे सेकंड नंबर के ऊपर रीड करेगा, यानी कि जो पहले आ रही है वो ही एग्जीक्यूशन यूनिट के द्वारा पहले यूज की जाएगी, यानी कि पहले बाहर निकलेगी क्यू से। तो जैसे ही एग्जीक्यूशन यूनिट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होता है तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करने के बजाय क्यू में से रीड करता है। इससे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कम समय लगता है और यही रीजन है कि हमने अपने जो ब्लॉक डायग्राम है आर्किटेक्चर को दो भागों में डिवाइड किया। एक तो फेच करने का काम करेगा और दूसरा डिकोड कर एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, क्योंकि मेमोरी से फेच करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को ज़्यादा टाइम लगता है बजाय उसके कि जो प्रोसेसर के रजिस्टर से ही डाटा रीड करना होता है तो माइक्रो प्रोसेसर को बहुत ही कम समय लगता है।
थर्ड पॉइंट, लेकिन जब भी माइक्रो प्रोसेसर जंप या कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो उसे क्यू को खाली कर नए एड्रेस से इंस्ट्रक्शन को फैच कर क्यू में लोड करना पड़ता है। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि सपोज माइक्रो प्रोसेसर को ये प्रोग्राम रन करना है और प्रोग्राम के अंदर टोटल यहाँ पे 7 इंस्ट्रक्शंस मानी है हमने, और ये इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3, 4, 5, यहाँ पे जो हमारी 5th इंस्ट्रक्शन है वो है एक जंप इंस्ट्रक्शन। जंप इंस्ट्रक्शन को इस तरह से लिखते हैं जंप, उसके बाद उस स्टेटमेंट का लेबल है जहाँ पे हमें जंप करना है, मतलब ये स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन 5 एग्जीक्यूट होने पर हम उस स्टेटमेंट पे जंप कर जाएंगे जिसके आगे लूप लिखा हुआ है। अब माइक्रो प्रोसेसर सीक्वेंस के अंदर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन 1 को फैच करेगा, क्यू के अंदर स्टोर कर देगा, फिर एग्जीक्यूशन यूनिट क्यू से उसे रीड करके एग्जीक्यूट करेगी। ऐसे उसके बाद सेकेंड इंस्ट्रक्शन का नंबर आएगा, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का। अब क्यू के अंदर पहले इंस्ट्रक्शन 1 और 2 आए, फिर जैसे इनका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, 1 का खत्म हो गया, 2 का खत्म हो गया, नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ आ गए क्यू के अंदर। फिर जैसे 3 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो क्यू के अंदर होंगे 4 और 5। 4 का भी एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो क्यू के अंदर अब होंगे इंस्ट्रक्शन 5 और इंस्ट्रक्शन 6। तो अब जैसे ही इंस्ट्रक्शन 5 को एग्जीक्यूट करेंगे तब माइक्रो प्रोसेसर को समझ में आएगा कि अगली इंस्ट्रक्शन जो उसे एग्जीक्यूट करनी है वो 6th इंस्ट्रक्शन नहीं एग्जीक्यूट करनी है बल्कि इंस्ट्रक्शन नंबर 3 को एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर को ये पता चलेगा कि अब उसे थर्ड वाली लोकेशन से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो लेकिन क्यू के अंदर प्रेजेंट क्या है 5 और 6, और 5 को भी उसने जैसे एग्जीक्यूट कर दिया तो क्यू में क्या हो जाएंगे 6 और 6 और 7, लेकिन अब 6 और 7 को एग्जीक्यूट नहीं करना है बल्कि किसको एग्जीक्यूट करना है 3 और 4 के अंदर। तो ऐसे केस के अंदर हम क्यू को पहले खाली करेंगे, खाली करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन 3 और 4 के जो भी बाइट्स हैं उनको रीड करके क्यू के अंदर स्टोर करेंगे। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि माइक्रो प्रोसेसर को जंप या कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है तो जो इंस्ट्रक्शन हमने पहले फेच करी थी उनको एग्जीक्यूट नहीं करना है बल्कि नई एड्रेस से हमें इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो ऐसे केस में हमें क्यू को खाली करना होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी माइक्रो प्रोसेसर जंप या कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है तो उसे क्यू को खाली कर नए एड्रेस, क्योंकि जिस लोकेशन पे हम जंप कर रहे हैं उस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन को फैच कर क्यू में लोड करना पड़ता है। तो जैसे ही कोई जंप या कॉल इंस्ट्रक्शन आएगी तो पहले से जो हमने प्री फैच करके बाइट्स को क्यू में स्टोर किया है वो हमारे काम के नहीं रहेंगे। जैसे इस केस में हमने देखा था हमने प्री फैच कौन से किए 6 और 7, लेकिन हमें 6 और 7 को तो एग्जीक्यूट नहीं करना, हमें किसको एग्जीक्यूट करना है 3 और 4 को। तो ऐसे केस के अंदर हम क्यू को पहले खाली करेंगे और नए एड्रेस से इंस्ट्रक्शन को फैच करके वापस क्यू में लोड कर देंगे। जब एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसी समय बस इंटरफेस यूनिट दूसरे इंस्ट्रक्शन को फैच करता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पाइपलाइनिंग। और दोनों यूनिट इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर रही हैं। एक तो यूनिट क्या कर रही है इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फैच कर रही है, दूसरी यूनिट क्या कर रही है इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके एग्जीक्यूट कर रही है। तो दो इंस्ट्रक्शंस में हमारा काम चल रहा है और क्योंकि दोनों यूनिट अपना काम इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रही हैं इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पाइपलाइनिंग। और पाइपलाइनिंग के द्वारा हमारी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बस इंटरफेस यूनिट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है 4 16-बिट सेगमेंट रजिस्टर्स। और ये 4 सेगमेंट रजिस्टर्स कौन से हैं कोड सेगमेंट रजिस्टर, डाटा सेगमेंट रजिस्टर,
एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर और स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। अब ये सेगमेंट रजिस्टर का यूज क्या है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हमने मेमोरी को 16 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है और हर सेगमेंट का साइज जो है वो 64 KB का है। तो ये सेगमेंट रजिस्टर के अंदर जो सेगमेंट रजिस्टर जहाँ पे कोई भी हमारा सेगमेंट स्टार्ट होता है उसके अपर 16 बिट को स्टोर करने के लिए हम सेगमेंट रजिस्टर का यूज करते हैं। और क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 सेगमेंट रजिस्टर्स हैं तो हम एक समय के अंदर सिर्फ 4 सेगमेंट का यूज कर सकते हैं। तो एक समय के अंदर 16 सेगमेंट में से सिर्फ 4 सेगमेंट काम में लिए जा सकते हैं क्योंकि हमारे बस इंटरफेस यूनिट के अंदर सिर्फ 4 सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। अब सपोज हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं कि जो हमारा कोड सेगमेंट रजिस्टर है ये क्या स्टोर करेगा, क्योंकि हर सेगमेंट रजिस्टर के अंदर जो सेगमेंट हम काम में ले रहे हैं उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसके अपर 16 बिट रजिस्टर को हम सेगमेंट रजिस्टर के अंदर स्टोर करते हैं। तो कोड सेगमेंट के जो स्टार्टिंग एड्रेस के अपर 16 बिट्स हैं को हम CS रजिस्टर में स्टोर कर रहे हैं और जो बाकी के शुरू के 4 बिट्स हैं, स्टार्टिंग के जो 4 बिट्स हैं उसके अंदर बस इंटरफेस यूनिट के द्वारा 0 इंसर्ट किया जाता है। सपोज ये माने कि CS की वैल्यू है 3480H जो कि 16 बिट हो गए। हेक्साडेसिमल के 4 बिट्स हैं यहाँ पे, तो ये 16 बाइनरी डिजिट्स के बराबर हो गया है। अब जो शुरू के 4 बिट्स हैं उसको हार्डवेयर सर्किट के द्वारा या बस इंटरफेस यूनिट के द्वारा 0 इंसर्ट किया जाएगा। तो जो कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस हो गया है वो है 348000H। इसको हम इस फिगर के अंदर से समझ रहे हैं। इस फिगर के अंदर आप ध्यान से देखिए कि जो डाटा सेगमेंट का बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस जहाँ पे डाटा सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं 2000H के द्वारा। अब जो डाटा सेगमेंट का साइज है वो है 64K। 64K का मतलब क्या है कि टोटल यहाँ पे 2 to the power 16 लोकेशन है और एड्रेस के अंदर 16 बिट्स होंगे और हेक्साडेसिमल के अंदर अगर इंडिकेट करें तो वो 4 हेक्साडेसिमल डिजिट हो जाएंगी। जो पहली लोकेशंस के लिए वो एड्रेस हो जाएगा 0000H। लास्ट मेमोरी लोकेशन पे पहुंचेंगे तो वो हो जाएगा FFFF 4F और इसके अंदर जब हम 4F ऐड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी 2FFFH। तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि जो हमारा डाटा सेगमेंट का बेस एड्रेस है वो है 2000H और ये डाटा सेगमेंट जहाँ पे खत्म हो रहा है उस लास्ट लोकेशन का एड्रेस है 2FFFH। वैसे ही कोड सेगमेंट के अंदर वैल्यू स्टोर है 3488H। ये 0 CS की वैल्यू है 348A और ये जो शुरू की जो 4 बिट्स है वो बस इंटरफेस द्वारा 4 0 को हेक्साडेसिमल में एक 0 हो गया है, इसलिए ये वैल्यू हो गई है 348A0H। तो ये कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस है। लास्ट एड्रेस निकालने के लिए इसके अंदर जब हम 4F प्लस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4489FH। तो ये हमारा कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस है। ये हमारे कोड सेगमेंट की लास्ट लोकेशन है जहाँ पे हमारा कोड सेगमेंट खत्म हो रहा है। वैसे ही अगर स्टैक सेगमेंट की वैल्यू है 5000H तो स्टैक सेगमेंट हमारा शुरू होएगा 5000, तो स्टैक सेगमेंट से आ गया। एक 0 बस इंटरफेस यूनिट द्वारा लगाया है 20 बिट जनरेट करने के लिए, तो ये इसका बेस एड्रेस हो गया। खत्म कहाँ पर होगा 5, इसके अंदर 4F ऐड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5FFFH। तो स्टैक सेगमेंट 5000H पे तो स्टार्ट हो रहा है
और 5FFFFH पे खत्म हो रहा है। ऐसे ही अगर एक्स्ट्रा सेगमेंट 700H स्टोर है तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा सेगमेंट स्टार्ट होगा 7 फिर 4 0H के ऊपर और खत्म होगा 7FFFH के ऊपर, क्योंकि हर सेगमेंट का साइज है 64K और 64K पे पहुंचेंगे तो ये 4F हो जाएगा और 4F जब 7000 पे ऐड करेंगे तो एड्रेस यही आएगा 7FFFH। तो ये हमारी मेमोरी है जिसको हमने सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है और मेमोरी का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा उसके लिए स्टार्टिंग एड्रेस होगा 50H यानी कि 0000H और लास्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा 5FH यानी कि FFFF 5 बार F आ जाएगा। इसी प्रकार डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट व स्टैक सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस के अपर 16 बिट को हम DS रजिस्टर, ES व SS रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। डाटा को स्टोर करने के लिए हम एक्स्ट्रा सेगमेंट व डाटा सेगमेंट को यूज करते हैं और स्टैक सेगमेंट को हम स्टैक मेमोरी की तरह प्रयोग में लेते हैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर में कोड सेगमेंट हेतु 16 बिट ऑफसेट या इफेक्टिव एड्रेस स्टोर किया जाता है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इसको देखने के लिए हम यहाँ पे एक फिगर ले रहे हैं। सपोज यहाँ पे हमने माना कि CS की वैल्यू है 348AH। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कोड सेगमेंट है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो कितना हो जाएगा 348A, जो कि कोड सेगमेंट से आया है। इसके अंदर हमने शुरू की 4 बिट्स को 0 कर दिया, उससे ये वैल्यू 0H हो गई, यानी कि कोड सेगमेंट 348A0H पे स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ पर हो रहा है, जब इस एड्रेस के अंदर हम 4F यानी कि FFFFH ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4489FH। इस लोकेशन पे खत्म हो रहा है। अब इस कोड सेगमेंट का साइज हो गया 64K यानी कि 64K लोकेशन, जो कि करीब होता है 65,536। इतनी लोकेशंस में हम कहीं पर भी काम कर सकते हैं और किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं वो हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है कि हम इस समय बेस, जो कि स्टार्टिंग कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग है उसको हम कहते हैं बेस, और बेस से हम कितनी दूरी पर काम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ऑफसेट या इफेक्टिव एड्रेस। तो IP हमारा ये बताता है कि हम बेस से कितनी दूरी पर काम कर रहे हैं। सपोज IP के अंदर 4214 वैल्यू स्टोर है, तो किस लोकेशन पर हम इस वक्त काम कर रहे हैं उसका फिजिकल एड्रेस ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो कोड सेगमेंट का जो बेस एड्रेस है उसके अंदर ये IP की वैल्यू को ऐड करना है। सपोज हमने यहाँ पे IP की वैल्यू को माना है 4214H, तो कोड सेगमेंट का जो बेस है उसको ज्ञात करने के लिए ये कोड सेगमेंट की वैल्यू आई है 348A। ये शुरू की 4 बिट जो कि हेक्साडेसिमल में हो गया है 0, ये बस इंटरफेस यूनिट द्वारा इंसर्ट किया गया है। इसके अंदर हमने 4214 ऐड किया और हेक्साडेसिमल के अंदर 0 + 4 ही रहेगा, A + 1, A के अंदर 1 ऐड करेंगे तो हेक्साडेसिमल डिजिट B आ जाएगा, 8 और 2 को ऐड करेंगे तो हेक्साडेसिमल डिजिट A आएगा, 4 + 4 8 और 3 + 0 यानी कि 3। तो जो कंप्लीट एड्रेस आ रहा है वो हो गया है 38AB4H, यानी कि इस वक्त हम जिस लोकेशन पे काम कर रहे हैं वो है 38AB4H। तो कोड सेगमेंट रजिस्टर के द्वारा हम सेगमेंट का बेस ज्ञात कर रहे हैं कि कोड सेगमेंट कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, और IP ये बताता है कि हम बेस से यानी कि स्टार्ट से किस दूरी पर काम कर रहे हैं। तो IP में स्टोर
16 बिट एड्रेस को ऑफसेट इसलिए कहते हैं क्योंकि 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए आईपी में स्टोर 16 बिट एड्रेस को पोर्ट सेगमेंट के स्टार्ट या बेस एड्रेस के साथ ऐड किया जाता है, जैसे अभी हमने देखा। यहाँ पे इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिया CS की वैल्यू है 3400H और IP की वैल्यू है 1200H। तो 20 बिट फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए CS 3400H आ गया। बस इंटरफेस द्वारा ये 4 जीरो जो कि हेक्साडेसिमल के अंदर एक 0 बिट हो गई है, ये ऐड कर दी गई है। इसके अंदर ये IP की वैल्यू 1200 हमने ऐड करी, तो हमारा आंसर आया है 35200H, यानी कि 20 बिट फिजिकल एड्रेस हो गया है 35200H। CS रजिस्टर पोर्ट सेगमेंट के बेस को यानी कि स्टार्ट को पॉइंट करता है और IP रजिस्टर पोर्ट सेगमेंट के बेस से दूरी को दर्शाता है, जिसे हम ऑफसेट कहते हैं। किसी सेगमेंट का अधिकतम साइज 64 KB है, इसलिए सेगमेंट का ऑफसेट स्टोर करने के लिए 16 बिट रजिस्टर का यूज किया जाता है। ट्वेंटी बिट फिजिकल एड्रेस को सेगमेंट बेस कोलन ऑफसेट फॉर्म में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः ऊपर दिए गए एग्जाम्पल को अगर हम सेगमेंट बेस ऑफसेट फॉर्म के अंदर शो करना चाहें तो उसे हम लिखेंगे 3400:1200। 3400 हमारा कोड सेगमेंट की वैल्यू है और 1200 हमारे IP रजिस्टर की वैल्यू है। ये जो हमारा ऑफसेट यानी कि 1200 है, ऑफसेट को हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो IP हमारा लॉजिकल एड्रेस है और 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए हमने सेगमेंट रजिस्टर के साथ IP रजिस्टर को ऐड किया है, यानी कि CS के साथ जब हमने IP को इस तरह से ऐड किया तो हमारा 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल है, CS की वैल्यू है 3400, IP की वैल्यू है 1200। ऐड करने के बाद हमारी CS की वैल्यू है 100। यहाँ 3400 की जगह वैल्यू होनी चाहिए थी 100 और उसके साथ जो IP की वैल्यू है 0100 और जब हमने इनको ऐड किया तो ये वैल्यू आ गई है 10100H। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन यूनिट। स्टूडेंट्स, हम एग्जीक्यूशन यूनिट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।